सो हम कुछ ऐसे टॉपिक देखने वाले हैं जैसे कि CSR, SSR, SSG और हम लोग ISR। ठीक है, ये सारे टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें से हम CSR, SSR काफ़ी अच्छे देख चुके हैं। SSG और ISR के बारे में इतना कुछ नहीं देखा है। ठीक है, सबके बारे में समझते हैं, सबका वर्सेस कराएंगे, इनका कंपटीशन हो रहा है, वर्सेस लिख देते हैं VS। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये टॉपिक्स अगर आपको पता होगा ना, तो यू डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें किधर रेंडर करनी है, क्या चीज़ें कहाँ पे रेंडर करनी है, आपको ये डेफिनेटली पता होगी। तो अब समझते हैं CSR, SSR, SSG, ISR क्या है। और ये सिर्फ नेक्स्ट ईयर्स के टॉपिक ही नहीं है, ठीक है, आपको हर जगह ये पे हेल्प करने को मिलेंगे। इस टॉपिक को हम लोग यहाँ समझेंगे पहले, फिर वीडियो में भी देखेंगे, ठीक है, फ्यूचर में। तो यहाँ पहले शुरू करते हैं हम लोग CSR से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ CSR। ठीक है, CSR का मतलब क्या होता है? क्लाइंट साइड रेंडरिंग होता है इसका मतलब, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ओके, तो अब हम देख रहे हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब किसी भी कोड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे आता है सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड के बाद हम यहाँ पे सोर्स कोड देख लेते हैं। ठीक है, ये सोर्स कोड है हमारा। उसके यहाँ पे बिल्ड आता है। ठीक है, बिल्ड के बाद हमारे पास यहाँ पे होता है सर्वर, और सर्वर के बाद हमारे पास होता है क्लाइंट। तो सबसे पहले हमारे पास सोर्स कोड आता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है? बिल्ड फेज़ आता है। ठीक है, ये बिल्ड फेज़ है। और यूजुअली जब भी हम वीडियो देखते हैं तो हम बिल्ड फेज़ पर नहीं जाते, ज़्यादातर मैक्सिमम देखते हैं कि npm रन डेव कर दिया हमने। ठीक है, ऐसे कर दिया, लाइक npm रन बिल्ड। और npm रन डेव से, जैसे कि npm रन डेव से हमें पता है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से नहीं, मतलब एकदम से नहीं मिल पाती हमें। ठीक है, कि हमें देखना है कि स्टैटिक है या फिर स्टैटिक साइट नहीं है। ठीक है, ये सारी नई चीज़ें देखने मिलती है। तो बिल्ड फेज़ ये होता है कि बिल्ड फेज़ जो होता है ये सोर्स कोड के बाद आता है। ठीक है, बिल्ड फेज़ जब डिप्लॉय कर रहा होता है तो आप बिल्ड करते हैं npm रन बिल्ड। तो जो हमारे पास बिल्ड फेज़ होगा, ये बिल्ड वाला पार्ट, वो सर्वर पे क्या करेगा? स्टोर हो जाएगा। और सर्वर में मैं पहले से आपको बता चुका हूँ कि क्या चीज़ है। अगर आप भूल गए हो तो पीछे जाके आप उस वीडियो को टाइम स्टैम्प से चेक कर सकते हैं कि जहाँ मैंने सर्वर और क्लाइंट का डिफरेंस बताया था, और फिर आके इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा? क्लाइंट होगा जो कुछ रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से। ठीक है, ये क्लाइंट है जो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। तो आप समझते हैं सबसे पहली चीज़ क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ठीक है, सबसे पहली चीज़ टॉपिक पे आते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया कि पहले तो फेस कैसे होते हैं। ठीक है, अब क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे थोड़ा सा अच्छे से आते हैं डीप में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? देखिए, सबसे पहले क्या है? सोर्स कोड है, तो यहाँ भी सोर्स कोड होगा पहले ही। ठीक है, यहाँ पे बिल्ड है, बिल्ड यहाँ भी होगा। फिर यहाँ पे सर्वर है, सर्वर यहाँ भी होगा। और यहाँ क्लाइंट है, क्लाइंट यहाँ भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये और ये। ठीक है, तो ये सोर्स फेज़ है, ये बिल्ड फेज़ है, ये सर्वर फेज़ है, और ये क्लाइंट फेज़ है। ये सारे फेजेस हैं। तो सोर्स कोड तो वही रहेगा जैसे था पहले ही। ठीक है, अब बिल्ड फेज़ वो है जहाँ पे आपने, समझ लीजिए, सोर्स कोड को बिल्ड कर दिया। ठीक है, सोर्स कोड को बिल्ड किया है, वो आपका बिल्ड फेज़ हो गया। और सर्वर फेज़ वो है जहाँ पर हमने फाइल को स्टोर कर रखा है। और क्लाइंट फेज़ वो है जहाँ पे हम सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी फाइल के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे किसी फंक्शंस को चलाने के लिए। तो बिल्ड फेज़ में हमारे पास, जब हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रही है। ठीक है, जब भी हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग की बात करते हैं तो बिल्ड फेज़ में हमारे पास क्या होता है? ऐसी फाइल्स हो सकती हैं HTML, CSS और JS की। और ऐसे ही सर्वर फेज़ में भी रख देते हैं हम लोग चीज़ें, HTML को सेपरेट कर देते हैं, CSS को और JS को भी सेपरेटली रख देते हैं सर्वर फेज़ में भी। और जब हमारे पास फाइल क्लाइंट पे जाती है, ठीक है, क्लाइंट फेज़ पे जाती है, तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल भेजते हैं जो कि HTML होती है फाइल, जो कि एक एम्प्टी HTML फाइल है। ये देखिए, एक एम्प्टी HTML फाइल है, ये खाली है ये। ठीक है, एम्प्टी HTML फाइल हमने भेजी है क्लाइंट पे जब भी उसने कुछ रिक्वेस्ट किया। उसके बाद हम उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट थ्रो करते हैं। ठीक है, इस फाइल में जावास्क्रिप्ट थ्रो करेंगे, एम्प्टी जो फाइल थी हमारी HTML की। ठीक है, इसमें हमने जावास्क्रिप्ट थ्रो कर दी। अब जावास्क्रिप्ट पूरे पेज को क्या करेगा? रेंडर करने का काम करेगा। तो अब पूरा पेज जावास्क्रिप्ट की वजह से रेंडर होना शुरू हो जाएगा। और जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक JS और CSS, ठीक है, जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे JS या फिर CSS को, सब इसी तरह HTML टाइप पेज में आ जाएगा। ठीक है, और देन रेंडर होता रहेगा। अब देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे एम्प्टी HTML साइट को थ्रो करते हैं क्लाइंट साइड पे, तो यहाँ पे सर्च पेज के लिए कुछ भी नहीं था जिसको वो देख सके और विजुलाइज कर सके। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि रिएक्ट पेजेस जो होते हैं ना, SEO के लिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, रिएक्ट पेजेस, तो वही चीज़ हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे कंटेंट तभी मिलता है जब कोई वेब पेज पर विजिट करता है।
तो ये है हमारा क्लाइंट साइड रेंडरिंग। आया होगा आपको समझ में अच्छे से। और अगर नहीं है आपको कुछ भी डाउट है तो आप फिर से चेक करिए इसको। तो अब क्या हुआ कि इसके बाद लोगों ने सोचा कि ये तो थोड़ा बकवास चीज़ हो गई, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास फ्रेम में आया एस एस आर यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग। तो सर्वर साइड रेंडरिंग में हमारे पास सोर्स कोड होगा, ठीक है, सेम वही सोर्स कोड जो भी है हमारे पास। फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बिल्ड फेज होगा, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सर्वर, और यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, मतलब मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको ताकि इजी लगे आपके लिए, ठीक है। और सोर्स कोड वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा पहले फेजेस में काम कर रहा था, ठीक है। और बिल्ड फेज भी यहाँ पे वैसे ही काम करेगा, HTML CSS और JS को ऐसे रखेगा, ठीक है। बिल्ड फेज भी यहाँ पे ऐसे ही काम करेगा। देखिए सोर्स तरफ सेम है, बिल्ड तरफ की सेम है, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम क्लाइंट की जगह पूरी रेंडरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। रेंडरिंग जो होगी वो हमारी सर्वर साइड पे हो जाएगी। यहाँ पे देखिए HTML होगा फाइल, ठीक है। यहाँ पे JS और CSS जो भी हो गया हमारे पास वो सब आ जाएगी, ठीक है। यहीं पे सब कुछ रेंडर हो जाएगा, और क्लाइंट को हम ये वाला पेज उठा के ऐसे करके दे देंगे, ये लो भी। अब फिर अगर क्लाइंट को कुछ और चीज़ें चाहिए हैं तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। इसके सपोज करिए ऐसी फाइल है HTML, जैसे मैं दिया था HTML JS और CSS, ठीक है। तो अब क्या होगा कि तो अब क्या होगा कि अब फिर अगर क्लाइंट को कुछ और चीज़ें चाहिए तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और रिक्वेस्ट के हिसाब से ये वेब पेज जनरेट होगा और वेब पेज क्लाइंट को सेंड कर दिया जाएगा। मतलब कि जो भी उसने रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है, एक और फाइल के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी उसने अपडेट के लिए, फिर HTML के लिए, फिर JS के लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड की, तो उसको हम यहाँ पे JS और दे देंगे, JS ऐसे दे देते हैं, और CSS, ठीक है। और उसके बाद यही वाली पेज जो होगा ये पूरा सर्वर पे जो पड़ा हुआ है रेंडर्ड होके, वो पूरा रेंडर होके इसको दे देंगे, ठीक है। HTML JS जो भी है हमने दिया है इस बार, और CSS, ठीक है। इस बार मैंने पूरा उसको दे दिया सर्वर से ही उठा के। तो हर बार वेब तो हर बार वेब पेज सर्वर पर ही रेंडर होगा और फिर थ्रो किया जाएगा हमारे पास प्री रेंडर पेज, किसको, क्लाइंट को। तो प्री रेंडर क्लाइंट को सेंड किया जाएगा। तो बस इतना सही है, क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट सेंड करेगा और सर्वर उसी रिक्वेस्ट के हिसाब से सारी फाइल्स एंड डेटाबेस को डाउनलोड करके प्री बिल्ट करके उसको क्लाइंट को सेंड कर देगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वर हायर पावर वाला होता है ना, और क्लाइंट तो एक ब्राउज़र पे भी वर्क करता है। तो क्लाइंट कैसे कि आप ब्राउज़र पे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ऐप पे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अपने फ़ोन से। तो ये क्लाइंट क्या है, ब्राउज़र भी हो सकता है ना। और ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वर देखिए जो है ना ये हायर पावर में रहता है सर्वर, और क्लाइंट सपोज करिए क्लाइंट वेबसाइट चला रहा है अपने ब्राउज़र से, तो ब्राउज़र हुआ ना वो, तो उसका भी सिर्फ अपने लैपटॉप से ब्राउज़र चला रहा है, तो क्लाइंट क्या है, ब्राउज़र लैपटॉप। तो फिर हम सर्वर जो हायर पावर होता है उससे अच्छे से रेंडर कर सकते हैं, क्लाइंट से अच्छे से रेंडर कर सकते हैं डाउनलोड करवा के। तो फिर क्या कह सकते हैं हम कि सर्वर हायर पावर में होता है क्लाइंट के ब्राउज़र से, तो हम ये सारी चीज़ें ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग से। और क्लाइंट एक ब्राउज़र है इस सिनेरियो में, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, SSG। देखते हैं SSG। इसका मतलब क्या है, स्टैटिक साइट जनरेशन। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, सोर्स कोड है, फिर यहाँ पे बिल्ड फेज है, फिर यहाँ पे सर्वर है, फिर यहाँ पे क्लाइंट है, ठीक है। अब सोर्स कोड देखिए, यहाँ पे सोर्स कोड है, ये हमारा बिल्ड है, ठीक है। बिल्ड में हमने क्या किया, यहाँ देखिए कुछ और तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद सर्वर है यहाँ पे, और ये क्लाइंट है हमारा। तो इस बार हमने देखा कि बिल्ड टाइम में ही कुछ चेंजेस देखने को मिल गए हमें। तो इस बार हमने देखा कि बिल्ड टाइम में भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल गए हैं। तो अब हम बिल्ड टाइम में ही जनरेट कर रहे हैं अपना पेज। तो बिल्ड में ही हम इस पेजेस को जनरेट कर रहे हैं, और ऐसे ही हम और भी पेजेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्ड में ही ऐसे ही HTML CSS JS, ठीक है, ये पूरा जनरेट हो चुका है यहीं पे बिल्ड में ही। तो मतलब कि बिल्ड टाइम काफ़ी स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्ड फेज़ में ही ये फाइल पूरी बिल्ड हो रही है, ठीक है, और ये पूरी जनरेट हो रही है फाइल, तो इस वजह से बिल्ड फेज़ जो है ना वो थोड़ा स्लो होगा। और सर्वर में इसी तरीके से हम लोग भेज देंगे, ठीक है, ऐसे। और क्लाइंट के पास भी यही सेम चीज़ रहेगा, ठीक है, HTML CSS JS, वही HTML CSS JS,
बट पता है यहाँ पे बिल्ड फेस लोग ऐसे में बताया, लेकिन एडवांटेज पता है हमें ही मिलेगा। तो अब इससे एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, जैसे कि हमें पता है कि हमारा कंटेंट जो है ना वो अगर हर मिनट अपडेट नहीं हो रहा है, तो अगर हमें ये चीज़ पता है, तो जैसे कि एक ब्लॉग पेज होता है, हम ब्लॉग पर हर सेकंड थोड़ी ना लिखेंगे कि नए नए ब्लॉग डाल के लिख रहे हैं। तो हम शायद ब्लॉग एक बार तो हम शायद ब्लॉग एक बार पूरे दिन में लिखें, या एक वीक में भी हो सकता है एक बार लिखने के लिए। तो हमें बिल्ड बार बार करने की ज़रूरत ही नहीं, और अगर कोई नया कंटेंट आता है तो हमें बिल्ड बार बार उसी फेज पे जाना पड़ेगा। तो अब हमारे सर्वर पर भी कोई बड़ा लोड नहीं है। अब होगा क्या कि जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, हम उसको सेंड करेंगे चीज़ें जो उसको चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं ISR। ओके, सो ISR पे आते हैं हम लोग। ISR, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट स्टैटिक रीजनरेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो नेक्स्ट जेस हमें बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। तो कुछ प्रॉब्लम है ऐसे स्टैटिक साइज जनरेशन के साथ, जैसे कि सपोज करिए कोई कंटेंट होता है हमारे पास जो भी हम अपडेट करते हैं, मतलब मैं समझाता हूँ और अच्छे से आपको ये समझना है कि सपोज करिए कि बिल्ड आप हर थर्ड डे में कर रहे हैं, ठीक है, हर वीक के, बट किसी ने उस चीज़ को अपडेट कर दिया वीक के 5th डे में, तो हमें अपडेटेड कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर आप फोर्सफुली बिल्ड फेज चलाओ, या फिर जब नेक्स्ट बिल्ड हो तब जाके वो अपडेटेड कंटेंट हमारा लेगा। तो हाँ, और मैं ये बताता हूँ कि जो SSG और ISR जो पार्टिकुलर टॉपिक है, इस पे लोग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर बना रहे हैं। तो इसमें आप लोग बहुत अच्छे से डीप घुस जाइए, ठीक है। तो आप समझते हैं कि ये डिफरेंट कैसे है ISR में। तो देखिए, ये हमारा सोर्स कोड, ठीक है, ये हमारा बिल्ड है, ये हमारा सर्वर है, और ये हमारा क्लाइंट है। तो इसमें क्या होता है कि पेज जो होता है ना, पेज ऐसे देखिए, इसमें पेज जो है ना बेसिस पर स्टैटिक जनरेशन होता है। देखिए मैं बताता हूँ कि ISR और SSG दोनों ही ना सेम ही चीज़ करते हैं कि प्री रेंडर करते हैं पेज को बिल्ड टाइम में। बट ISR थोड़ा डायनेमिक है, मतलब कि कंटेंट को अपडेट करेगा विदाउट द नीड ऑफ रीबिल्ड द एंटायर पेज, ठीक है। एंटायर साइट को रीबिल्ड नहीं करेगा वो, सिर्फ क्या करेगा, डायनेमिक कंटेंट को अपडेट करेगा। तो ये आपके लिए अच्छा हो गया। तो इसमें बताया था कि SSG जो होता है ना वो जनरेट करता है हमारा पेज को, क्या करता है जब जनरेट कब करता है, जब डेटा अवेलेबल होता है एक बिल्ड टाइम पे, मतलब एक पर्टिकुलर बिल्ड टाइम दे दिया। लेकिन ISR जो होता है ना, वो हमें अलाउ करता है कि रीवैलिडेट और अपडेट कर दें हम स्पेसिफिक पेज को कुछ सेट इंटरवल पे, ठीक है, कुछ टाइम पे। या फिर अभी आप इनिशियल बिल्ड भी कर सकते हैं, मतलब आपको बिल्ड करना है करिए, आप कुछ सेकंड्स में करना है कुछ सेकंड में करिए। तो इसका मतलब है कि ISR से हम लोग डायनेमिकली कंटेंट को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, पूरी वेबसाइट को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं बिल्ड फेज में, की वजह से हमें पूरे साइट को रिबिल्ड, एंटायर साइट को रिबिल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहली चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि ISR एक एक्सटेंशन है SSG कॉन्सेप्ट का। तो इससे हम फुल बिल्ड करने की अच्छा, हम रीवैलिडेट या फिर अपडेट कर सकते हैं अपनी स्पेसिफिक पेज को प्री डिफाइंड शेड्यूल के हिसाब से, या फिर डायनेमिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा अब यहाँ पे मैंने बिल्ड लिखा है, ठीक है, ये बिल्ड है। तो बिल्ड में तो हमारे पास पूरा पूरा आ रहा है, सर्वर में पूरा पूरा आ रहा है, और ये क्लाइंट में भी, ठीक है, सारा काम वही हो रहा है। सोर्स कोड में क्या हो रहा है, पेज बाय पेज हम लोग जो भी डायनेमिकली चेंजेस हो रहे हैं वो हम बिल्ड करते जा रहे हैं, ठीक है। बस नॉर्मल हो गया। तो फिलहाल मैं रिटर्न से पहले एक चीज़ लिख देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग वेयर डू आई रेंडर। मैं कहाँ रेंडर हुआ, वेयर डू आई रेंडर। और यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ, इससे हम लिख देते हैं S2 में, ठीक है, हेलो, ठीक है, देखिए हेलो लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं, देखते हैं क्या कंसोल पे दिखा रहा है हमें। इसको इग्नोर कीजिए अभी, ठीक है, इस एरर को फिक्स करेंगे। बट देखिए कंसोल डॉट लॉग पे हमें वेयर डू आई रेंडर नहीं दिखा रहा है। वेयर डू आई रेंडर देन कहाँ पे रेंडर हुआ है? तो ब्राउज़र पे तो हुआ नहीं रेंडर, ठीक है, तो क्लाइंट के ब्राउज़र पे हुआ नहीं रेंडर, तो ये कहाँ रेंडर हुआ? तो इस टर्मिनल पे देखते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस बैक क्लिक दबाते हैं, ये देखिए वेयर डू आई रेंडर, किस सर्वर साइड पे रेंडर हुआ है, ठीक है। तो ये इस टर्मिनल पे रेंडर हुआ है सर्वर साइड पे, ठीक है। तो फिलहाल यही है, यही चीज़ है, सर्वर साइड रेंडिंग बाय डिफॉल्ट ही ऐसी रहती है, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे कोई रोड्स नहीं क्रिएट करना है, रोड्स नहीं क्रिएट करना है मेरे को, इसी के अंदर कंपोनेंट्स चाहिए, ठीक है। और तो मैं करता हूँ कि एक और फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे 2 में, तो उसका नाम रख देते हैं कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, इसका नाम होगा हमारे पास एग्जाम्पल
क्लाइंट डॉट JSX। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मली RFC कर देते हैं। ये क्या लिखेंगे पूरा, तो ये स्निपेट होता है, इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एग्जाम्पल क्लाइंट में कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आई एम क्लाइंट कंपोनेंट, और क्लाइंट का C कैपिटल कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग P टैग लिख देते हैं और लिख देते हैं दिस इज क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, दिस इज क्लाइंट कंपोनेंट। अब क्या करते हैं कि इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ क्लाइंट। ठीक है, तो फिलहाल ये कोई राउट नहीं है क्योंकि आपके अंदर नहीं रखा, इसलिए कोई राउट नहीं है, बट ये मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके पेज इस वाले पे जो कि राउट है हमारा, रूट वाला, उस पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे इंपोर्ट, तो ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एग्जाम्पल क्लाइंट। ठीक है, आई जगह पहले से देखिए कंपोनेंट के अंदर एग्जाम्पल क्लाइंट है। ठीक है, यहाँ पे @ लगा होता है जब हम इससे बाहर जाते हैं। ठीक है, ऐप से। तो ये बेसिकली ये हमारा जो फोल्डर के अंदर ही है। ठीक है, ये 02 वाला जो भी ऐप है हमारा क्रिएट। तो अब यहाँ पे इसको रेंडर कराते हैं, जस्ट हेलो के बाद ही कर देते हैं रेंडर इसको। तो क्या है, एग्जाम्पल क्लाइंट है, सेव करते हैं, दिस इज क्लाइंट कंपोनेंट। अब देखिए Ctrl+Shift+I दबाते हैं और यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखिए लिख के आ रहा है आई एम क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, जो मैंने कंसोल कराया था यहाँ पे देखिए आई एम क्लाइंट कंपोनेंट, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, देखिए यहाँ लिख के आ रहा है आई एम क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, तो देखिए दिस इज क्लाइंट कंपोनेंट ना, सब लिख के आ रहा है दिस इज क्लाइंट कंपोनेंट। यहाँ दबाते हैं, यहाँ देखिए लिखा है वेयर डू आई रेंडर। ठीक है, तो सब दिखा रहा है हमें। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे जो हमने कंसोल किया था वेयर डू आई रेंडर, ये भी शो कर रहा है, और यहाँ जो हमने आई एम क्लाइंट लिखा है जो कि यहाँ से आ रहा है, क्या कहते हैं, इस वाले कंपोनेंट से, वो भी हमें दिखा रहा है आई एम क्लाइंट। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं हो रहा। ये देखिए, ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें दिखाई देने को मिल रही है, आई एम क्लाइंट भी और वेयर डू आई रेंडर भी। अब वो कैसे करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक और कंपोनेंट जाते हैं, इसी कंपोनेंट पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल सर्वर लिख देते हैं। ओके, सर्वर डॉट JSX, एग्जाम्पल सर्वर डॉट JSX में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेम RFC लिख देते हैं और इसको हटाते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ क्लाइंट नहीं यूज़ करते हैं और डायरेक्टली बस लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग आई एम सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, आई एम सर्वर कंपोनेंट, और यहाँ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं P टैग के अंदर कि दिस इज सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, अब page.js पे आते हैं हम लोग यहाँ पे और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इंपोर्ट एग्जाम्पल सर्वर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल सर्वर, तो दिस इज सर्वर लिख के आ रहा है, दिस इज सर्वर कंपोनेंट देखिए। ठीक है, और यहाँ देखिए आई एम सर्वर कंपोनेंट लिख के आ रहा है यहाँ भी। रिफ्रेश करते हैं फिर से, देखिए आई एम क्लाइंट कंपोनेंट ये ब्राउजर साइड में दिखा रहा है। तो देखिए मैं आपको इस चीज़ अब दिखाने जा रहा था कि देखिए यहाँ पे आई एम क्लाइंट कंपोनेंट यहाँ भी लिख के आ रहा है। ठीक है, ये देखिए दिस इज सर्वर, दिस इज क्लाइंट कंपोनेंट, दिस इज सर्वर कंपोनेंट, ये तो ठीक है हमने रेंडर कराया जो भी चीज़ है, लेकिन यहाँ देखिए आप आई एम सर्वर कंपोनेंट, आई एम क्लाइंट कंपोनेंट ये भी यहाँ लिख के आ रहा है, और वेयर डू आई रेंडर। ठीक है, तो टर्मिनल पर ये भी दिखा रहा है आई एम क्लाइंट कंपोनेंट, और ब्राउज़र पे भी दिखा रहा है आई एम क्लाइंट कंपोनेंट। हो रहा है क्योंकि आपने पहले ही देखिए इस कंपोनेंट को लोड कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद जब आप फिर से लोड करेंगे तो सर्वर पे जा चुका है। ठीक है, तो सेम ही कंपोनेंट है, बार बार हम उसको रिलोड करते रहेंगे तो वो सेम जा चुका है सर्वर पे। ठीक है, वो प्री रेंडर हो चुका है, इस वजह से ऐसा हुआ है। अब मैं ये करता हूँ कि इस वाले पार्ट को यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल सर्वर वाले को यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल सर्वर को यहाँ से हटाया, बहुत सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले को यहाँ पे इंपोर्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सर्वर वाले को हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, नॉर्मल सा अभी देखिए दिस इज क्लाइंट कंपोनेंट यहाँ पे दिखा रहा है, और रेंडर करते समय देखिए वेयर डू आई रेंडर ये दिखा रहा है। ठीक है, अब फिलहाल हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल सर्वर पे आते हैं। ठीक है, नहीं चाहते यहाँ पे एग्जाम्पल का क्लाइंट पे आते हैं, और एग्जाम्पल क्लाइंट पे इंपोर्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल सर्वर को। यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट एग्जाम्पल सर्वर फ्रॉम दिस। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रेंडर कराते हैं।
एग्जाम्पल सर्वर। ठीक है, तो क्लाइंट के अंदर एग्जाम्पल सर्वर को रेंडर कराया। अब देखिए दिस इज सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर दिखाता हूँ। देखिए दिस इज सर्वर कंपोनेंट, दिस इज क्लाइंट कंपोनेंट, दिस इज सर्वर कंपोनेंट। और ये देखिए ब्राउजर पे भी दिखाने लगा आई एम सर्वर कंपोनेंट। बट ऐसा हमें नहीं, हमें ऐसा चाहिए नहीं था क्योंकि हमने तो सर्वर कंपोनेंट बना रखा है ना, तो ये ब्राउजर पे क्यों दिखाने लगा। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि देखिए देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली बना रखा था इसको सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन बट यहाँ पे जब मैंने इसको रेंडर कराया, ठीक है, इंपोर्ट करा के, तो फिलहाल ये क्या है कि मैंने इसको यूज़ क्लाइंट बना दिया। अब यूज़ क्लाइंट से क्या होगा कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट, कि इसमें जितने भी चाइल्ड होंगे, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, वो क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ये क्या है कि आई एम सर्वर यहाँ पे क्लाइंट पे आ गया। ये समझ लीजिए यूज़ क्लाइंट जो है ना, वो एक डिवाइडिंग लाइन है जो कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में है। जब भी आपने सेट किया एक बाउंड्री जो कि यूज़ क्लाइंट लिख दिया आपने, तो उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें होंगी क्लाइंट कोड में, वो सब क्या हो जाएगी, एज अ क्लाइंट यूज़ होने लगेगी। तो हमेशा याद रखना पड़ेगा हमें कि हमें सर्वर कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट के इनसाइड नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो वरना वो यूज़ क्लाइंट अगर हमने एक बार लिख दिया तो सब कुछ क्लाइंट का बन जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि ISR SSG को भी देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कैसे हमें पता चलता है यहाँ पे नेक्स्ट ईयर्स में कि हम फिलहाल करते क्या है, मतलब यूज़ क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट ईयर्स हमें बताएगा कि हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो सब चीज़ें कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो मैं करता हूँ यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम होगा हमारे पास लिब। ठीक है, लाइब्रेरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को फेच करके लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा फेच होगा, तो हम यहाँ पे इसका नाम रख देंगे गेट ऑल। ठीक है, तो यूजर्स उठा रहे हैं तो हम लोग यूजर्स रख देते हैं। ठीक है, .js नॉर्मली है। ठीक है, गेट ऑल यूजर्स .js। ठीक है, अभी जो यूजर्स है हमें कहाँ से मिलेगा, हम जेसन प्लेस होल्डर खोल लेते हैं, यही हम लोग फेक API आता है यूज़ करते हैं, तो फैचिंग के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूजर्स कहाँ है, ये देखिए यूजर्स है। ठीक है, इस जगह से उठाएंगे। यहाँ पे हम RFC कर देते हैं, और एक यहाँ पे हम लोग डेटा उठा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, असिंक फंक्शन हो जाएगा, असिंक। ठीक है, असिंक्रोनस वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी भी कर लेते हैं, Ctrl+C। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे, तो कॉन्स्ट, आपको फैचिंग करना आता ही है, अवेट फॉर फैच। ठीक है, और फैच क्या करना है आपको, वो लिख देते हैं हम लोग लिंक, तो ये URL हो गया हमारा। ठीक है, फैच हमें ये करना है। साथ में हम बोलते हैं कि अगर रिस्पॉन्स, इफ़ रिस्पॉन्स नॉट ओके। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स नहीं ओके तो थ्रो कर दो न्यू एरर की फेल टू फैच डेटा। ठीक है, फेल टू फैच डेटा। ओके, सो सिंपल हो गया ये, एकदम बेसिक। तो उसके बाद रिस्पॉन्स हमारे पास है, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन भेज देते हैं, RES डॉट जेसन रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, हो गया ना सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, हर बार हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बता चुका हूँ कैसे होता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग ऐप पे जाते हैं, ऐप पे एक राउट बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं यूज़र्स नाम का। ठीक है, तो इसके अंदर यूज़र्स आने वाले हैं, तो हमें पता है कि ऐप के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे page.js बनाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा क्राउड बन जाएगा। ठीक है, तो page.js लिखना पड़ेगा हमें, ये प्राउड बन गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे RFC करते हैं, ये क्या हो गया, RFX हो गया, RFC। ठीक है, RFC करते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन तो सही है। हम यहाँ पे अगर देते हैं, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रखते हैं यूज़र्स। ओके, सो ये यूज़र्स हो जाएंगे हमारे पास। अब हमारे पास यूज़र्स क्या रिस्पॉन्स से आ रहे हैं, तो कॉन्स्ट यूज़र्स डेटा हम लोग उठा लेते हैं, इज इक्वल टू कहाँ से, गेट ऑल यूज़र, इस लाइब्रेरी से। ठीक है, तो यही पे था हमारे पास डेटा यूज़र्स के, तो यहाँ से हम लोग ये सारे डेटा उठा लेते हैं और यूज़र के अंदर डाल देते हैं। अब उसके बाद हमें यूज़र चाहिए होगा, तो हमने एक जेसन तो कर दिया, लेकिन उसका डेटा भी तो चाहिए होता है ना। तो हमारे पास इसलिए डेटा हम ऐसे लिख देते हैं, यूज़र्स इज इक्वल टू अवेट फॉर यूज़र्स डेटा। ओके, सो अवेट करा है तो इसको असिंक करना पड़ेगा, असिंक, अवेट करने पे असिंक करना पड़ता है, तो पता ही आपको। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिटर्न कर देते हैं हम लोग, रिटर्न क्या करते हैं हम लोग, यूज़र्स डॉट मैप। ठीक है, तो यूज़र्स आ रहा है, उसको मैप करके हम लोग एक एक यूज़र उठाएंगे, तो यूज़र, इसको मैप है, इसको एरो फंक्शन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे
और इसके बाद इसको खोलते हैं और यहाँ पे जो डेटा होगा वो रिटर्न कर देंगे। ये यूज़र के अंदर होगा था। यूज़र जो है ना हमारे पास, वो हमारे पास ऐसे कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, लिंक है। हम यूज़र की आईडी के हिसाब से भी जा सकेंगे, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, स्लैश यूज़र, डायनेमिक राउट बना लेते हैं ना, स्लैश हमारे पास डॉलर साइन। ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप, मैं बताता हूँ, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए बताता हूँ। तो मैं ड्रॉपबैक शॉर्ट के इसमें आता हूँ यूट्यूब पे, और जल्दी चल, नेट ही चला, स्लो 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 स्लो। ये देखिए, ये इससे इजी आपको नेक्स्ट जेएस का ट्यूटोरियल नहीं मिलने वाला, नेक्स्ट जेएस फ्रंट एंड कंप्लीट कोर्स वाला। इस पे देखिए डॉट आईडी हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, लिंक हमारा बंद हो गया। इसको मुझे क्या करना चाहिए, आ, इसको बंद कर देना चाहिए पहले तो। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यूज़र्स डॉट नेम डाल देते हैं। ठीक है, यूज़र के अंदर जो नेम आ रहा होगा, डेटा के अंदर नेम ही तो है यूज़र, देखिए यूज़र डेटा के अंदर नेम ही तो है, ये देखिए नेम। ठीक है, आईडी को हम की ले लेंगे अभी जब वार्निंग देगा तो वो भी कर लेंगे, तो यूज़र डॉट नेम हो गया। ओके, सिंपल है। ठीक है, सेव करते हैं इसको और देखते हैं कहाँ गया हमारा, हमने रनिंग नहीं किया, तो लोकल होस्ट 3000। इसमें हमें कहाँ जाना है, इसमें स्लैश जाना है, यूज़र्स पे चले गए, यूज़र्स पे। ठीक है, देखिए नाम आ रहा है। ओके, बट मैंने इसको बगल बगल में लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे आ रहा नाम, बट यहाँ पे की भी डाल दीजिए ना, क्योंकि हमें पता है कि की भी मांगता है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, की इज इक्वल टू, की हम दे देंगे आईडी, यूनिक की होती है, तो यूज़र आईडी तो सबकी यूनिक है, तो यूज़र आईडी हो जाएगा हमारे पास, और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एक्स दबाते हैं, और यहाँ पे इसको इस तरफ जाके बंद कर देते हैं। तो मैंने इसको बाहर क्यों रख दिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ होना चाहिए रिटर्न से पहले और लिंक से पहले, तो यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे की लिख देते हैं। ओके, और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब जो रिटर्न कराना है वो ये पार्ट तो होगा नहीं। अब इसको हमें रैप क्या रिटर्न क्या कराना होगा, पूरा इसको रिटर्न कराना होगा, तो हम यहाँ पे इसको रैप कर देते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे इसको पूरा रैप कर देते हैं, इसको पूरा रैप कर देते हैं ऐसे। सेव करते हैं और देखिए रिटर्न हो रहा है, ठीक है आ रहा है, देखिए अच्छे से। तो हमने फेच कर लिया। ठीक है, और ये क्या है, हमने यहाँ पे क्लाइंट्स कंपोनेंट यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो पूरा सर्वर कंपोनेंट के जरिए हो रहा है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूज़र्स करके, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग नहीं हो रही है, ये पूरी रेंडरिंग किस साइड हो रही है, सर्वर साइड पे हो रही है। ठीक है, तो एस ये तो पता चल गया हमें। ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं अभी जस्ट, है ना, ये हो गया। अब अगर हमें यूज़र आईडी मतलब डायनेमिकली जाना होता है तो कैसे करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं और इसमें डायनेमिक बनाते हैं यूज़र आईडी नाम का। ठीक है, यूज़र आईडी नाम का, और यहाँ पे ये डायनेमिक हमारा राउट बन जाता है। ठीक है, अब इस पर भी हमें पेज डॉट जेएस बनाना पड़ता है, पेज डॉट जेएस। इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है और आप एक नई चीज़ें भी सीख रहे हैं। देखिए पेज डॉट जेएस होता है। ठीक है, यहाँ पे हम आर कर देते हैं, है ना, और आर कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये हमारा यूज़र नाम रख देते हैं। ठीक है, इसका भी यूज़र। ओके, सो अगर हम यहाँ पे पैरामीटर्स लें, पैरम्स, यहाँ पैरम्स नहीं आ जाएगा, हम देख ही चुके हैं पैरम्स कैसे काम करता है। तो अगर हम यहाँ पैरम्स लिखें तो यहाँ पे पैरम्स आ जाएंगे कैसे, अगर मैं यहाँ पे स्लैश लिखूँ /1 और इसको सेव करता हूँ, देखिए ये हमारा डायनेमिक राउट हो ना, कि पहली आईडी पे जाना है मेरे को, ऐसा सोच रहे हैं हम लोग कि पहली आईडी पे जाना है मेरे को। तो हमने डायनेमिक राउट बनाया, अभी तो फिलहाल यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है कि ये है नहीं। मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग, ये जो पैरम्स आया इसको कर देते हैं, तो हम देख रहे हैं, ये देखिए हमारे पास यूज़र आईडी बना गया। ठीक है, अब इस आईडी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे रेंडर करा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और लिब बना लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास गेट यूज़र। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर यूज़र के लिए हो जाएगा .js। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर यूज़र के लिए बना लेंगे तो सिंपल रहेगा, छोटे छोटे कोड में अलग अलग लिखेंगे तो सही रहेगा, वरना एक जगह पे ज़्यादा कोड होने से हमारा ऐप इतना सही नहीं चलता। ठीक है,
तो गेट यूज़र के लिए हो गया ये हमारे पास। और ये हमारा क्या होगा, असिंक फंक्शन होगा, आपको पता ही है असिंक होगा। और ये असिंक होगा, क्या करेगा ये कॉन्स्ट, हमें पता है रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फॉर फैच। और उसके बाद यहाँ पे ये हम बोलते हैं कि वही सेम चीज़, इफ़ रिस्पॉन्स इज नॉट ओके देन हमें क्या कर दो, थ्रो कर दो न्यू एरर। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स नहीं ओके तो थ्रो कर दो न्यू एरर फेल टू फैच डेटा। तो ये हमारे लिए हो गया फेल टू फैच डेटा। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न कर देंगे, जैसे हमने लिखा था रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब हमें वो चाहिए जो कि डायनेमिक यूआरएल्स होती हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं अपने इस पर, और ये हमारे पास यूज़र्स है। ठीक है, तो यूज़र्स के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि राउट्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे डायनेमिकली के लिए है, ये देखिए /1 स्लैश कमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए /1 ना, अब जो /1 है वो हमारा क्या है, उस पार्टिकुलर आईडी पे जाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास यूज़र्स की आईडी है, तो देखिए /1 लिखते हैं, /2 लिखते हैं, /3 लिखते हैं, इसके हिसाब से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे /1 लिखते हैं तो देखिए हम 1 पे जा रहे हैं आईडी पे, 2 लिखते हैं तो 2 की आईडी पे जा रहे हैं, देखिए ये तो हो रहा है ना। तो इसको हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो कंट्रोल प्लस सीधा दबाते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं फैच में, तो कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, तो यहाँ पे बैक टिक यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायनेमिकली चाहिए हमें, 2 आईडी थोड़ी ना चाहिए, हमें चाहिए कोई भी आईडी दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र आईडी ले लेंगे, यूज़र आईडी। ठीक है, अब यूज़र आईडी हमने ले लिया, और यूज़र आईडी यहाँ पे यूज़र आईडी ले रहे हैं। ठीक है, यूज़र आईडी हमें मिल रही है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या है कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे गेट यूज़र चाहिए। ठीक है, तो इंपोर्ट कर लेते हैं गेट यूज़र। ओके, सो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया गेट यूज़र फ्रॉम दिस जगह से। ठीक है, तो अब हम यूज़र ले लेते हैं, हम लिखते हैं कॉन्स्ट यूज़र डेटा। ठीक है, तो यूज़र डेटा, और यहाँ पे हमें क्या करेंगे, यूज़र डेटा हम यहाँ करेंगे गेट यूज़र के अंदर पास कर देंगे ये जो हमारे पास यूज़र आईडी आई है। ठीक है, तो ये यूज़र आईडी क्या है हमारे पास, परम्स डॉट यूज़र आईडी होगा, परम्स डॉट यूज़र आईडी। ओके, सो ये होगा परम्स के अंदर यूज़र आईडी है ना हमारे पास, तो ये हम पास कर रहे हैं यूज़र गेट यूज़र को। देखिए गेट यूज़र को पास करें, यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, इसके साथ अब कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था पेज डॉट जेएस पे, यहाँ पे कि यूज़र इज इक्वल टू अवेट फॉर यूज़र डेटा। ठीक है, तो यूज़र इज इक्वल टू अवेट फॉर यूज़र डेटा, यूज़र डेटा। यहाँ यूज़र्स डेटा थोड़ा अजीब लग रहा है कि एक यूज़र का आ रहा है ना डेटा, तो यूज़र डेटा अच्छा लग रहा है नाम सुनने में, तो इसका नाम बना देते हैं असिंक। ये असिंक हो गया हमारे पास। मेरे क्या करना चाहिए, यहाँ पे पहले तो कंसोल कर लेना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग पैरम्स। पहले पहले मैं देखता हूँ कि पैरम्स में क्या आ रहा है। ओके, इस पैरम्स में यूज़र आईडी आ रही है। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, यूज़र आईडी किस तरीके की लिखी है ये इसको ध्यान से देखते हैं। तो यूज़र आईडी ऐसे नहीं लिखी है, ऐसे लिखी है IT ऐसे। ओके, सो अब कुछ साइज हो रहा है, हाँ अब आ गया 1 पे। ठीक है, 1 का डेटा आ गया, तो ये कैपिटल लिखा था इस वजह से। हाँ ओके, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं, अच्छा सा था यार। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जाते हैं रिटर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं S2 यूज़र्स यूज़र डॉट नेम। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे आ रहा है यूज़र नेम, अगर मैं 2 लिखता हूँ, जैसे कि मैंने 1 लिखा, हाँ देखिए आ रहा है। 2 का देखता हूँ, 2 का देखिए। ठीक है, तो यूज़र नेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो देखिए अब नेक्स्ट चीज़ हमें खुद दिखाएगा कि हमने कहाँ रेंडर किया है कंपोनेंट को। अब कैसे किया वो भी दिखाएगा कहाँ पे। देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ, सिटी टाइप करते हैं पहले, तो फोल्डर पे जाते हैं जहाँ पे हमारा ऐप बना हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ npm run build,
ओके, और एंटर दबाओ। तो ये बिल्ड रन करेगा। अब देखिए इसमें होगा क्या। तो ये एरर आ रहा है, अच्छी बात है एरर आया, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको क्विट करना पड़ेगा। फिर से चलाते हैं यहाँ पे npm रन बिल्ड, ठीक है, लोकल उसको बंद करें और फिर चलाते हैं। ये अच्छी बात है, ऐसा एरर आया, ताकि आपको दिख जाए ये चीज़ें क्या होती हैं। देखिए अब यहाँ लिखा है, ये जो है ना, ये सर्वर साइड रेंडर्ड है, ठीक है, सिंपल। देखिए और ये क्या है, स्टैटिक है। तो हमारे पास ये दो अलग अलग डिफरेंट इंडिकेटर्स दे रखे हैं। तो यूज़र स्पेस क्या है, हमारे पास स्टैटिक है, और यूज़र स्लैश यूज़र आईडी जो है ना, वो हमारा सर्वर साइड रेंडर्ड है। अब ये है क्योंकि हमारे पास, हमें हमारे नेक्स्ट जेस को थोड़ी ना पता कि हम कौन सा यूज़र आईडी की बात करने वाले हैं फ्यूचर में। क्या पता हम थर्ड वाले की बात कर ले, क्या पता हम फिफ्थ वाले की बात कर ले, ठीक है। तो ये इसलिए ऐसा है। और अगर हमें यहीं पे, ठीक है, बिल्ड में ही अगर रन करना है, तो npm रन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रन हो जाएगा हमारा ऐप, ठीक है। ये लोकल होस्ट 3000 पे हो रहा है। बोलते हैं इसको। अब जाते हैं हम लोग यूज़र्स पे। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं और अगर अपने नेटवर्क पे आते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको नेटवर्क पे, और मैं आपको फिर से इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए इसने मेरे माउस ओवर होने तक की वेट नहीं किया, ठीक है। इसने पहले ही सब कुछ दिखा दिया, 10 9 8 7 6, ठीक है। यूज़र्स क्या है, यूज़र्स हमारे पास क्या था, अभी देखा था हम लोग, अभी देखा था हम लोगों ने। यूज़र्स हमारा है स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिकली जनरेटेड है। तो इसने पहले से दिखा दिया, यही तो है ना, कि हमारा बिल्ड में ही बन जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग यही तो था, बिल्ड में ही बन जाता है पूरा पूरा। इसने सारे लिंक्स में से पहले से डेटा को एडवांस में ही क्या कर लिया, रिक्वेस्ट कर लिया, ये कह सकते हैं हम लोग। इन एरर को मत फोकस कीजिए अभी आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक पेज बनाता उसके बाद यहाँ पे आता तो ये एरर ना दिखाता, लेकिन मेरे को सिंपल सा दिखाना है आपको, इसलिए दिखा रहा। अगर मैं यहाँ पे लिंक जो है ना, उससे इस डायनामिक राउट को खोलूँ, ज़्यादा मज़ा आएगी। तो यहाँ मैंने पेज बनाया था, यहाँ पे लिंक रखा था शायद मैंने, लिंक टू दिस आईडी के, इस यहाँ पे यूज़र्स होना चाहिए, तब ये काम करेगा। देखते हैं, रिस्टार्ट करके फिर से आते हैं। अब आ गया सही। अब इस सेकंड पर सीधा आते हैं, npm रन बिल्ड करते हैं, फिर रन हो जाएगा इससे। इसके बाद npm रन स्टार्ट। अब देखिए, अब सही से आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये अब क्लिक करने पे जो राउट जा रहा है ना, ये डायनेमिक राउट है। अब ये जो है ना, ये सर्वर साइड रेंडर्ड है, क्योंकि नेक्स्ट को थोड़ी ना पता कि हम क्या पैराम्स में सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। पैराम्स में क्या सेंड करना चाहते हैं नेक्स्ट को नहीं पता। क्या पता हम इस पर क्लिक करना चाहें, क्या पता हम किस पे क्लिक करना चाहें, ठीक है। लेकिन ये पता है उसको कि क्या रेंडर कराना है, तो ये इसने स्टैटिक साइड पे रेंडर करा दिया। बट उसने, उसको नहीं पता कि सर्वर पे जो हमने लिखा है कि पैराम्स जो है, उसे नहीं पता कि डायनेमिकली हमें कौन सा चलाना है, ठीक है। तो उसने वो चीज़ें सर्वर साइड पे रेंडर करा दी। लेकिन अगर हमें पता है, सपोज करिए हमें पता है कि हमें क्या रेंडर कराना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऐप को और फास्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। ये एक एरर आया था, ये सब क्यों खुला हुआ है, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। जीपीटी तो बेकार एकदम, नेक्स्ट ईयर में कभी हेल्प ही नहीं कर पाती है। तो इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको बंद करते हैं अभी तो फिलहाल। और कुछ नहीं रन हो रहा ना, ठीक है, ये बस रन हो रहा है। अब अपना कोड करते हैं, ठीक है, कोड कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो डेव मोड में जाते हैं, npm रन डेव करते हैं, और npm रन डेव करके हम लोग डेव मोड पे आते हैं। अपना अपना काम इसी पे करेंगे अब थोड़ा, फिर उसके बाद देखेंगे बाद में। लोकल होस्ट 3000। ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये चीज़ अच्छी से सीख ली ना, तो लोग बहुत पैसे बना रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक अप्रोच बहुत अच्छा दे रखा है यहाँ पे, ISR, जिसके बारे में मैंने पहले स्टार्ट में बताया था, ठीक है। तो ISR क्या करेगा कि देखेगा कि क्या पता कोई चेंजेस आए कि नहीं, ठीक है, क्या पता कोई चेंजेस आए कि नहीं। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं 2 3 चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। सपोज करिए
कि आपने, मैंने पहले ही बोला था आपसे कि सपोज करिए आप ब्लॉग की वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या पता है किसने चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है, पार्टिकुलर एक दिन में 2 दिन में चेंजेस कर दिए, और आपने जो है ना चेंजेस के लिए बिल्ड करने के लिए 4-5 दिन बाद लगाया था, तो ठीक है, तो दिक्कत क्या होगी कि अपडेट नहीं दिखाई देगा, ठीक है, तो अपडेट में प्रॉब्लम आएगी ना। तो अगर हमें अपडेटेड रहना है, क्या पता किसी ने कंटेंट चेंज किया तब भी हमें अपडेटेड रहना है, तो यहाँ पे ISR यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बोला था रिवैलिडेट होता है यहाँ पे डेटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट यूज़र पे आऊँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा कि बार बार वो चेक करेगा, ISR कैसे चेक करेगा कि क्या कोई नया डेटा हर 6, जैसे मेरे को लगता है हर 60 सेकंड में उसको चेक करना चाहिए कि कोई नया डेटा तो अपडेट नहीं हुआ है, तो उस चीज़ के हिसाब से वो वापस बिल्ड कर देगा। तो कैसे कर सकता है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ लिख देता हूँ रीवैलिडेट, ठीक है, और ये रीवैलिडेट हमें कितने में करना है, 60 सेकंड में, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको, अब मैंने इसको किसके अंदर बंद कर देना है, इसको इसके अंदर बंद कर देना, क्योंकि ये फैच के साथ काम करेगा ये। तो ऑल्टर दबाते हैं और ये फैच के साथ काम करेगा, तो इसी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, सिंपल हो गया हमारा काम, ठीक है। अब ये इसका काम हो गया, ठीक है, ये काफ़ी इसने अच्छा काम कर दिया। एक सेकेंड, कहाँ गए, ओके। सो ये हम दोनों टाइप में यूज़ कर सकते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग में भी और स्टैटिक साइड जनरेशन में भी, ठीक है। बट ये समझ लीजिए कि स्टैटिक साइड जनरेशन का ही ये अपग्रेड है, समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सपोज करिए आपके स्टैटिक साइट डेटा है, तो उसमें क्या करेगा ये, आपकी स्टैटिक साइट डेटा को देखेगा, ठीक है, वो 60 सेकंड में चेक करता रहेगा, रिवैलिडेट करता रहेगा, और उसके बाद अगर आपने डेटा में कोई चेंजेस किए हैं, अगर आपने वापस नेविगेट किया उस जगह पे जाके, तो आपको ये डेटा दिख जाएगा, ठीक है, पार्टिकुलर डेटा वापस दिख जाएगा, या भी आपने चेंज दिखा है। तो इसको आप किसी भी लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको आप पता है लेआउट लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको एक ISR टेक्स्ट से बता दिया कि कैसे काम करता है, ओके। तो अभी क्या है कि यूज़र आईडी को, अब देखिए दूसरी बात पे आते हैं कि यूज़र आईडी को नहीं पता था कि हम लोग डायनेमिकली क्या भेजने वाले हैं, कि /1/2 क्या भेजने वाले हैं, ठीक है। क्या हो अगर हम बता दें कि तुम्हें क्या पास करना है, ठीक है, हम बता दें उसे कि क्या पास करना है, तो क्या वो सर्वर साइड होगा, वो स्टैटिक बन जाएगा ना, तो ये एक चीज़ करता है। तो इससे हमारा SSR पेज जो है ना रिकमेंडेड SSG में बन जाएगा, ठीक है, जो हमें चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, page.js पे आते हैं। तो स्टैटिक पेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, इसका नाम होगा हमारे पास जनरेट, ओके, जनरेट स्टैटिक पैरामीटर्स, ओके, स्टैटिक बनाना है इसको, सर्वर साइड जो हो रहा है। अब किस चीज़ को आपको स्टैटिक बनाना है उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। अब हमें क्या हो चाहिए होगा कि सारे यूज़र्स चाहिए होंगे, ठीक है, आपको याद रखना है कि आपको पैराम्स वाले नहीं, आपको सारे यूज़र उठाने होंगे। तो आपने Ctrl+C दबाया और यहाँ पे आया आपने, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो गेट ऑल यूज़र्स कहाँ से आ रहा है, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट गेट ऑल यूज़र्स, ठीक है, ये आपने इंपोर्ट कर दिया, गेट ऑल यूज़र्स। वही करेंगे हम लोग कॉन्स्ट यूज़र्स, और हम किसके लिए वेट करेंगे, वेट फॉर यूज़र्स डेटा, ठीक है, नॉर्मल हो गया ये हमारे लिए। अब नॉर्मली हम मैप कर देते हैं, ठीक है, इस डेटा को। तो रिटर्न यूज़र्स डॉट मैप, और क्या मैप करना है हमें, यूज़र में से, ठीक है, क्या मैप करना है, यूज़र आईडी। अब हमें यूज़र आईडी जैसे कि किसी के अंदर लेना है, तो यूज़र आईडी को लेना है, ठीक है। तो यूज़र डॉट आईडी कहाँ से मिल रहा है हमें, इसमें से मिल रहा है, यूज़र से, ठीक है। तो हमने क्या किया, यूज़र आईडी में इसको रख लिया। अब यूज़र आईडी जो है ना वो क्या पता नंबर्स में, तो हमें हमेशा पैराम्स में इसको स्ट्रिंग में रखना है। तो मैं इसको स्ट्रिंग में कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको, है ना इजी। सीएस को पहले से हमने बता दिया कि ये चीज़ें पहले से जनरेट कर दो, ठीक है, इसकी आईडीज़ जो है। तो नेक्स्ट सीएस क्या करेगा, उस पेजेस को पहले से ही रीजनरेट कर देगा, ठीक है। तब यहाँ पे हमारे पास SSG वर्क होगा, ना ही SSR। अब टैब मोड को क्लोज करते हैं, Ctrl+C दबाते हैं। अब लिखते हैं npm run build, देखते हैं हमारा काम शायद अच्छे से काम कर रहा हो। फिंगर क्रॉस करते हैं, और ये ओके, सो यहाँ पे एरर है इस चीज़ का, ये छोटे मोटे मिस्टेक्स। फिर से करते हैं npm run build और देखते हैं क्या हुआ है।
ओके, सो बिल्ड हो रहा है और बिल्ड हो भी जाएगा, एकदम मस्त। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको सब एसएसजी दिख रहा है, ठीक है, देखिए बढ़िया एकदम, देखिए वैसे एसएसजी बन गया ना, दैट्स ग्रेट। सो बस इसी तरीके से हमें करना है, ठीक है। बस आपने देख लिया सब कुछ, मैंने सब कुछ दिखा दिया। अब आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और शेयर करना चाहिए, ठीक है, चैनल को। काफ़ी मस्त मस्त वीडियो हम लोग काफ़ी अलग चीज़ें बनाएंगे, ठीक है, तो मज़ा आएगी। तो ठीक है।